अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यू स्टडी यूट्यूब चैनल। तो गाइस मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर MGT 502 लेक्चर नंबर 11, जो कि हमारी ऑलरेडी सीरीज़ चल रही है। तो टुडे हमारा जो टॉपिक है वो है ऑलरेडी, जैसे कि हमने परसेप्शन के बारे में बात की थी, आज हम परसेप्शन में एटीट्यूड्स और पर्सनैलिटी की बात करेंगे। तो एज सच यहाँ पे हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं और वो भी ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि परसेप्शंस है, मतलब एक पर्सन दूसरी चीज़ों को, कोई पर्सन है, कोई इवेंट है, कोई थिंग है, उसको उसके बारे में क्या अंडरस्टैंड करता है, मीन कि क्या अज्यूम कर रहा है, थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या रख रहा है। एक पर्सन का दूसरे पर्सन से हमेशा डिफरेंट होता है, उसका एटीट्यूड्स क्या है और उसकी पर्सनैलिटी क्या है, ये सब क्या बनाती है, हमारा बिहेवियर बना रही होती है। तो आज हम क्या बात कर रहे हैं, पर्सन परसेप्शन मेकिंग जजमेंट अबाउट अदर। पर्सन की जो परसेप्शन है वो दूसरों के बारे में क्या जजमेंट रखती है, वो हम बात करेंगे। एट्रीब्यूशंस है, एट्रीब्यूशंस में the process through which individuals attempt to determine the causes of other behaviors। मतलब एट्रीब्यूशंस में हम क्या करते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इंडिविजुअल बेस के ऊपर देखता है कि दूसरों के जो बिहेवियर है वो कैसे कॉज कर रहे होते हैं, क्या वजह होती है कि वो बिहेव कर रहे होते हैं, डिफरेंट रिएक्ट कर रहे होते हैं हर चीज़ पे। इसके बाद कॉजेज, असाइनिंग अ कॉजेज हेल्प टू मेक अ सेंस ऑफ इनिशियल बिहेवियर। कहते हैं कि जो कॉज होती है उनके सेंस के अकॉर्डिंग, वो मतलब स्टार्टिंग में किस चीज़ को देखा, उसके ऊपर जो रिएक्ट किया तो उनका बिहेव होता है। वाज द बिहेवियर रियल डिज़ायर और वाज इट फ्रॉम द आउटसाइड प्रेशर्स। यहाँ तो कहते हैं उनका बिहेवियर जो होता है वो रियल, मतलब इनर जो उनके एटीट्यूड्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग होता है, या फिर वो क्या होता है आउटसाइड इन्वायरमेंट का प्रेशर्स वगैरह होता है। जैसे कि इंटरनल और एक्सटर्नल कॉजेज आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो इंटरनल में जो है हमारी इंटरनल में हमारी पर्सनैलिटी आ जाती है। पर्सनैलिटी जिसमें एक पर्सन के मोटिव्स हो सकते हैं, उसकी परसेप्शंस हो सकती है, उसकी एथिक्स हो सकती हैं, एटीट्यूड्स हो सकता है, फीलिंग्स हो सकती हैं, मीन ईच एंड एवरीथिंग जो इंटरनल तौर पर वो रखता है। एक्सटर्नल्स में अदर पीपल्स हो सकती है, सिचुएशंस वगैरह हो सकती है जो उसको बिहेव करने पे। इसके बाद एट्रीब्यूशंस है। एट्रीब्यूशंस कॉन्सिक्वेंस अब क्या हो सकते हैं, मतलब इसकी क्या नतीजे निकल रहे हैं। सब सीक्वेंट बिहेवियर्स हो सकते हैं, जैसे कि इमोशंस, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स वगैरह। इसके बाद द एट्रीब्यूशंस प्रोसेस हो सकते हैं, जिसमें हम इंफॉर्मेशंस होती है हमारे पास, हमें बिलीव्स होते हैं, मोटिवेशन हमें कहीं से मिल रही होती है। सेकंड है परसीव्ड एक्सटर्नल्स। परसीव जो मतलब हम अपनी इन्वायरमेंट से एज्यूम कर रहे होते हैं, और हमारे इंटरनल कॉजेज भी हो सकती है, हमारा कॉजेज ऑफ बिहेवियर्स हो सकते हैं, मतलब किसी चीज़ के बारे में ऑलरेडी आपने कुछ एज्यूम करके रखा होता है तो उसमें बिहेवियर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारी फीलिंग्स और एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, एट्रीब्यूशंस प्रोसेस के अंदर बात की जा रही है। ये भी इम्पोर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। एट्रीब्यूशन थ्योरीज इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, परसेप्शंस वगैरह, पर्सनैलिटी। तो इसमें से लॉन्ग, शॉर्ट और MCQ बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। एट्रीब्यूशन थ्योरीज में क्या, एट्रीब्यूशन थ्योरी एक्सप्लेन हाउ individuals pinpoint that causes of their own behaviors or that of others। कहते हैं कि ये एट्रीब्यूशन थ्योरी से एक्सप्लेन कर रही होती है जो इंडिविजुअल्स पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा होता है, मतलब किस वजह से उसने बिहेव किया, उसका अपना बिहेव और दूसरों का बिहेव एट्रीब्यूशन थ्योरी हमें बता रही होती है। इंफॉर्मेशन क्यूज फॉर एट्रीब्यूशंस, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, मतलब इंफॉर्मेशन क्यूज हम एट्रीब्यूशन जो इंफॉर्मेशन है उससे गैदर कर सकते हैं, जिसमें कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है, डिस्टिंक्टिवनेस हो सकती है, कंसिस्टेंसी हो सकती है। नेक्स्ट इसके बारे में एक्सप्लेन होगा। यहाँ पे डिस्टिंक्टिवनेस है, जिसमें है शो अ डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन। मतलब हमेशा जो लोग होंगे वो दूसरों से डिफरेंट ही जो है
डिफरेंट सिचुएशन के ऊपर बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। तो ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन से कंसेंसनेस है, रिस्पॉन्स इन द सेम एज अदर टू सेम सिचुएशन, मतलब सेम एक सिचुएशन होगी तो सब एक जैसे ही रिस्पॉन्स कर रहे होते थे, इसको कंसेंसनेस कहते हैं। कंसिस्टेंसी है रिस्पॉन्स इन द सेम वे ओवर टाइम, मतलब अगर कोई लेट आ रहा है तो वो उसका सेम ही कोई एक्सक्यूज़ बना रहा हो, मैं इस वजह से लेट आया हूँ, ट्रैफिक वगैरह थी, इस तरह समथिंग कुछ भी। इसके बाद है नेक्स्ट, अब एट्रीब्यूशन थ्योरीज एंड इंडिविजुअल्स बिहेवियर्स में हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, इंटरप्रिटेशंस होती है हमारी, इंटरप्रिटेशन कॉजेज होती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने पीछे बात की है, डिस्टिंक्टिवनेस है, कंसेंसनेस है, कंसिस्टेंसी है। तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल्स बिहेवियर की बात कर रहे हैं। डिस्टिंक्टिवनेस एक्सटर्नल अगर हाई होगी या लो होगी तो किस तरह वो इंटरनल रिएक्शन हो सकता है, हाई होगी तो एक्सटर्नल रिएक्शंस हो सकते हैं। अगर कंसेंसनेस हाई होगी तो एक्सटर्नल होगा, अगर लो होगी तो फिर वो इंटरनल उसका इफेक्ट होगा, मतलब वो रिएक्ट कर रहे होंगे जब बिहेव कर रहे होंगे किसी भी सिचुएशन के ऊपर। कंसिस्टेंसी है हाई है तो अगर एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और अगर तो लो है तो फिर वो इंटरनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इसके बाद कालेज थ्योरीज ऑफ कैजुअल एट्रीब्यूशंस है कि कालेज ने जो थ्योरी दी थी उसमें उसने क्या बात किया था, अप्रोच सजेस्टिंग दैट पीपल विल बिलीव अदर एक्शंस टू बी कॉज्ड बाय इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब उसने ये कहा था, सजेशन दी थी कि जब भी लोगों का इस बात पे बिलीव होता है कि जब भी वो रिएक्शंस कर रहे होते हैं दूसरों की वजह से कर रहे होते हैं, कॉज्ड बाय इंटरनल, या फिर वो क्या होती है एक्सटर्नल फैक्टर, या तो वो उनकी इनर मतलब कोई वजह से सैड है इस वजह से कर रहे हैं, या फिर वो एक्सटर्नल जो फोर्सेस होती हैं उनके ऊपर रिएक्ट कर रही होती हैं, तो इसलिए वो रिएक्शन कर रहे होते हैं, बिहेव कर रहे होते हैं। इसके बाद फंडामेंटल एट्रीब्यूशन से एरर है, मतलब ये जो पीछे हमने एक थ्योरी पढ़ी है कैलिस थ्योरी, उसमें कौन कौन से मतलब एट्रीब्यूशन फंडामेंटल बुनियादी एरर है। यहाँ बात की जा रही है द टेंडेंसी टू एट्रीब्यूट्स अदर्स एक्शंस टू इंटरनल कॉजेज, कहते हैं कि अगर इसकी एट्रीब्यूट्स ये कि दूसरों के जो एक्शंस हैं उनके ऊपर अगर इंटरनली तौर पर कोई रिएक्ट कर रहा है, कोई वजह बन रही है, मतलब बिहेव कर रहा है, देयर ट्रेड्स हैं, वाइल लार्जली इग्नोरिंग एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब यहाँ पर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फोर्स जो फोर्सेस हैं वो अप्लाई हो रही होती है किसी भी पर्सन के ऊपर, वो बिहेव जब कर रहा होता है तो इसको इग्नोर किया गया है। दैट आल्सो मे हैव इन्फ्लुएंसेस देयर बिहेवियर, हालांकि एक्सटर्नल फोर्सेस ज़्यादा रिएक्ट कर रही पर्सन को रिएक्ट करने में मजबूर कर रही होती है, मतलब वो अपना बिहेव शो करे, बेशक वो नेगेटिव वे में कर रहा है या पॉजिटिव वे में कर रहा है। इसके बाद है सेल्फ सर्विंग बाइसेप, ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। द टेंडेंसी फॉर इंडिविजुअल्स टू एट्रीब्यूट देयर ओन सक्सेस टू इंटरनल फैक्टर, कहते हैं कि इसमें टेंडेंसी जो देखी गई है इंडिविजुअली तौर पर किसी भी पर्सन की उसकी अगर तो उसकी कोई सक्सेस हासिल होती है तो वो कहता है कि ये मैंने खुद मतलब इसकी बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, तो ये मेरे क्या है इंटरनल फैक्टर्स, बाई पुटिंग द ब्लेम फॉर फेलियर ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। अगर तो उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है या किसी चीज़ में वो फेल हो जाता है तो वो कहता है ये एक्सटर्नल फोर्सेज हैं या मेरी किस्मत ही ऐसी थी, इस तरह की वो बात कर रहा होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे है फ्रिक्वेंटली यूज शॉर्टकट्स इन जजिंग अदर, मतलब हमने कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पे बात करेंगे कि दूसरों को जज करना है, तो ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब रॉन्ग वे है कि आप लोगों ने कुछ एक स्केल रखा जिस पे जज करना है, कि हो सकता है वो पर्सन मतलब जिस पे जज कर रहे हो दूसरा पर्सन जिसको आपने उसको छोड़ दिया है फॉर ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू बात की जा रही है कि जब आप सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो मे बी उसमें ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हों, मतलब एक जो किसी में कैपेबिलिटी है उसकी बिना पर किसी को जज कर लेना, और मे बी दूसरे के अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हों। सिलेक्टिव परसेप्शंस है जिसमें पीपल सेलेक्टिवली इंटरप्ट व्हाट दे सी ऑन द बेस ऑफ देयर इंटरेस्ट बैकग्राउंड एक्सपीरियंस एंड एटीट्यूड्स, मतलब सिलेक्टिव में होता है कि आप बस उन्हीं चीज़ों को सिलेक्ट कर लिए होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू में कि जिनको आप देखते हैं कि इनका इंटरेस्ट इस चीज़ में है, बैकग्राउंड मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, बैकग्राउंड आप देख रहे होते हैं
और आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है और आप उस चीज़ के बारे में भी एटीट्यूड रखते हैं कि मतलब कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करके रखा होता है। इसके बाद हालो इफेक्ट है। हालो इफेक्ट में जनरल इंप्रेशन अबाउट एन इंडिविजुअल इज बेस्ड ऑन अ सिंगल पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक। मतलब हालो इफेक्ट में जस्ट एक ही सिंगल उसमें पॉजिटिव क्वालिटी आपको लगी है, नज़र आई है, तो आप उसको क्या कर देते हो, सेलेक्ट कर लेते हो फॉर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट होते हैं। इवोल्यूशंस ऑफ पर्सन कैरेक्टरिस्टिक दैट आर अफेक्टेड बाय comparison with other people recently encountered who rank high or low on the same characteristic। मतलब यहाँ पर जब इंटरव्यू वगैरह लिया जा रहा होता है, वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों को जब सेलेक्ट करना होता है तो वहाँ पर करेक्टरिस्टिक देखी जा रही होती है, किसकी हाई है किसकी लो है, उसकी जजमेंट के ऊपर कंपैरिजन किया जा रहा होता है, मतलब एक ही क्वालिटीज़ के ऊपर। तो ये भी एक रॉन्ग वे है, मतलब मे भी वो उसमें अगर लो है तो नेक्स्ट और क्वालिटीज़ जो होंगी वो उसमें हाई हो सकती है। मतलब किसी ने इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल सकते हैं तो उसकी जजमेंट में यहाँ वो कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं, तो इस तरह की जजमेंट की बात की जा रही है। इसके बाद प्रोजेक्शन एट्रीब्यूट वॉन्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक टू अदर पीपल। अगर कोई पर्सन ये भी होता है प्रोजेक्शन में कि आप कोई भी क्वालिटी अपने अंदर देखते हो आपके अंदर है तो वो दूसरे पर्सन के अंदर भी है, मतलब जो इंटरव्यू ले रहा होगा तो उसको आप सेलेक्ट कर लेते हो कि इसमें मेरी वाली क्वालिटी है तो ये एक अच्छा पर्सन है। इसके बाद स्टीरियोटाइपिंग है। जजिंग समवन ऑन द बेस ऑफ द ग्रुप टू विच ही शी बिलोंग्स। मतलब कुछ ग्रुप्स होते हैं जिसके बारे में आपने ऑलरेडी जाना होता है, ये बहुत पॉपुलर है, मतलब किसी भी एरिया के लोग बहुत एजुकेटेड और मतलब हर चीज़ को अंडरस्टैंड करने वाले होते हैं, या फिर कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट कोई आ रहा है तो वो बहुत लाइक पाइक होगा या हर चीज़ को अडॉप्ट कर सकता है। तो इस तरह की जजमेंट की बात की जा रही है। इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो आ सकते हैं। तो नेक्स्ट है सम एप्लीकेशंस इन ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू की बात की जा रही है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू है। परसेप्चुअल बेसिस इफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ इंटरव्यू जजमेंट ऑफ द एप्लीकेंट्स। मतलब एम्प्लॉयमेंट की जब इंटरव्यू की जा रही होती है परसेप्चुअल बेस पे जब आप कर रहे होते हैं तो इंटरव्यू की जजमेंट आप कैसे एप्लीकेंट बेस पे कर रहे होते हैं, मतलब आप लोगों ने कुछ अज्यूम करके ऑलरेडी रखा होता है कि ये लोग अच्छे रैंक के हो सकते हैं, मतलब हर पर्सन की अपनी परसेप्शंस होती है। इसके बाद परफॉर्मेंस है, एक्सपेक्टेशंस, सेल्फ फुलफिलिंग prophecy, a situation in which one person incorrectly perceives a second person and the resulting expectations causes second person to behave in way consistent with the original perceptions। मीन ये कि इस सिचुएशन में क्या होता है कि आप लोगों ने जब किसी पर्सन को रॉन्ग वे में परसीव कर लेते हो तो सेकंड पर्सन से आप अच्छी रिजल्ट के एक्सपेक्टेशंस रख रहे होते हैं, तो मतलब जो आपने ओरिजिनल परसेप्शंस होती है तो ये भी एक रॉन्ग वे होता है। परफॉर्मेंस एवल्यूशंस है। अप्रोजल आर सब्जेक्टिव परसेप्शंस ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब ये कि कुछ आप लोगों ने सब्जेक्टिव पार्ट्स बना के रखे होते हैं कि ये परफॉर्मेंस इस तरह की परसेप्शन की होती है, ये लोग जो होंगे उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, इस तरह के लोग, मतलब इस तरह कोई भी अज्यूम करके रखना कुछ में ये वाली क्वालिटी है तो फिर वो अच्छे होंगे। एम्प्लॉय एफर्ट्स है। Assessment of individual effort is a subjective judgment subject to perceptual distortions and biases। मीन एम्प्लॉय एफर्ट्स में ये होता है कि आप लोगों ने जजमेंट करना होता है परसेप्चुअल बेस के ऊपर। इसके बाद परसेप्शंस एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल्स है। ऑब्जेक्टिव्स एंड सब्जेक्टिव मेजरमेंट आपने करनी होती है। हायर इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की इट बिकम मोर डिफिकल्ट टू फाइंड ऑब्जेक्टिव मेजर्स और क्वांटिफाइबल एविडेंस टू यूज़ द मेजर परफॉर्मेंस। कहते हैं कि आप लोग एक हायरार्की होती है जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो बॉस, उसके बाद मैनेजर, फिर एम्प्लॉय, देन उसके आगे मतलब सीईओ वगैरह, बॉस के बाद सीईओ वगैरह आएंगे, मैनेजर्स आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक बहुत बड़ी हायरार्की बनी होती है। तो कहते हैं वहाँ पर जजमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करना, क्वान्टिफाई करना, ये आपके पास एविडेंस नहीं होता, बहुत मुश्किल से कमाइश की जा रही होती है। मतलब एक पर्सन की जो क्वालिटीज़ हमें नज़र आ रही होती है कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा और भी क्वालिटीज़ होती हैं जिसके ऊपर हम नज़र नहीं डाल पाते।
Therefore, organizations rely on subjective measures of effectiveness provided by the manager. कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस में जो सब्जेक्टिव मेजर्स किए जा रहे होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए, ताकि गोल को अचीव किया जाए, तो वो मैनेजर की तरफ प्रोवाइड किए गए होते हैं। इसके बाद है फेटल एरर्स, मतलब किसी भी चीज़ को देख के उसको रेट कर देना, तो ये एक एरर है। लीनियंसी, मतलब कुछ लोगों ने ये कहा होता है कि उन्हें सब के साथ लीनियस वे में जाना है। द टेंडेंसी टू परसीव द जॉब परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर्स एज स्पेशली गुड, मतलब सबको ही गुड गुड दे देना, तो ये भी एक रॉन्ग वे है। हार्शनेस, द टेंडेंसी टू परसीव द जॉब परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर एज स्पेशली इनफेक्टिव। हार्शनेस में बहुत गुस्से वाले और लोग होते हैं, तो वो भी इसको अच्छे से जजमेंट नहीं कर सकते जब वो इंटरव्यू वगैरह कर रहे होते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी है द टेंडेंसी टू असाइन मोस्ट ट्रेयर्स टू मिडल रेंज जॉब परफॉर्मेंस कैटेगरीज, मतलब मिडल रेंज के ऊपर जो जॉब परफॉर्मेंस होगी उसी की बेस पर वो क्या करेंगे, सबको कैटेगराइज कर देंगे। अगर सबको गुड दिया तो गुड दे देंगे, अगर राइस एक्सीलेंट है तो फिर एक्सीलेंट दे देंगे। यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी की बात की जा रही है, हार्शनेस की बात की जा रही है और ट्रू परफॉर्मेंस की बात की जा रही है। मीन कि ये यहाँ पे देखें, अगर तो किसी की परफॉर्मेंस पुअर है तो उसमें अगर हार्शनेस आ जाए तो फिर भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर एवरेज है तो आप उसको सेंट्रल टेंडेंसी में दे दें तो फिर भी प्रॉब्लम का बाइस है। अगर वो बहुत है, कम है, फिर भी हम उसको क्या लीनियस गुड दे दें तो फिर भी ये प्रॉब्लम का बाइस है। मतलब ट्रू परफॉर्मेंस कम है, मतलब एवरेज है, तो फिर हम उसको इन वाली जो स्ट्रेटजीज हैं इनको अप्लाई करेंगे तो ये रॉन्ग वे होगा। इसके बाद हेलो फैक्ट है द रेटिंग ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन वन ट्रेड और कैरेक्टरिस्टिक टेंड टू कलर रेटिंग ऑन अदर ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक। कहते हैं कि किसी एक हेलो फैक्ट है, जैसे कि किसी भी एक क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम दूसरे पर्सन को जज कर लेते हैं और उसको रेटिंग गुड दे देते हैं या एक्सीलेंट दे देते हैं, तो ये भी एक रॉन्ग वे है। सिमिलर टू मी इफेक्ट, सिमिलर टू मी इफेक्ट मतलब ये पर्सन की थोड़ी सी क्वालिटीज मेरे साथ मिलती है तो ऑब्वियसली ये पर्सन अच्छा होगा, तो एक्सीलेंट क्वालिटी देना ये भी रॉन्ग वे। रेटर गिव्स मोर फेवरेबल एवलेशंस टू पीपल हु आर सिमिलर टू द रेटर इन द टर्म ऑफ बैकग्राउंड्स और एटीट्यूड्स। यहाँ उसके बैकग्राउंड्स मतलब जिस एरिया से वो आया होगा वो वहाँ से आएगा, यहाँ उसका एटीट्यूड जो है वो किसी जो इंटरव्यू कर रहा होगा उस जैसा होगा, तो फिर भी उसको गुड या एक्सीलेंट देना दैट इज़ नॉट गुड। मतलब आप इसमें मिसपरसेप्शन कर रहे होते। मिसपरसेप्शन क्या है, इज़ द कॉग्निटिव प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल सेलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज बट मिस इंटरप्रेट एंड इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। मतलब मिसपरसेप्शन में ये कि आप लोगों ने ऑलरेडी एक रॉन्ग वे में अज्यूम करके रखा हुआ है पर्सन को, तो वो आप जो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में गोल अचीव करना चाहेंगे वो करने में नाकाम हो सकते हैं। इसके बाद है इम्प्रेशन मैनेजमेंट। क्या होता है, सेल्फ प्रेजेंटेशन है इन द प्रोसेस बाय विच पीपल अटेम्प्ट टू मैनेज और कंट्रोल द परसेप्शन अदर फॉर्म ऑफ दैम। मीन ये एक सेल्फ प्रेजेंटेशन में ये होता है कि कुछ लोग आपको वैसा ही अज्यूम करवाना चाह रहे होते हैं कि जैसा आप उसको देखना चाह रहे होते हैं, मतलब अपनी जो उनकी इंटरनल परसेप्शंस होती हैं या उन लोगों ने अपनी परसेप्शंस को कंट्रोल करके रखा होता है कि उन लोगों ने दूसरों को वैसा ही दिखाना है जैसा वो देखना चाहते हैं, तो ये भी एक रॉन्ग वे है। मतलब आप लोगों को ठीक से जज नहीं कर सकेंगे। ये देखिए जैसे कि व्हाट मैटर मोस्ट इज़ हाउ यू सी योर सेल्फ। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप अगर ये कैट है तो वो खुद को लाइन शो करवा रही हो, तो इस तरह भी होता है, लोग रियलिटी में से भी शो करवा रहे होते हैं खुद को। इसके बाद एम्प्लॉय इम्प्रेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज है, डिमेंशन प्रिवेंटेटिव स्ट्रेटजीज है जिसमें हम अकाउंट कर रहे होते हैं, अपोलोजाइज कर रहे होते हैं, डिसएसोसिएशंस होते हैं, प्रमोशंस इन्हांसिंग स्ट्रेटजीज है जिसमें इंटेटलमेंट होता है, इन्हांसमेंट होता है, ऑब्स्टेकल्स डिस्क्लोजर्स होते हैं, एसोसिएशंस होते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में आएगा कि आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है। Hope so this video can be helpful for all of you. So please like and subscribe my YouTube channel for latest update. Okay, Allah Hafiz.